दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो वो एक तरह का रेजोनेंस होता है। दोस्तों जैसा कि हमने रेजोनेंस में देखा था कि वहां पर जब पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर या तो पाई बॉन्ड हो या तो लोन पेयर हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होता था। दोस्तों यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है तो वो एक तरह का रेजोनेंस ही होता है। दोस्तों यहाँ पर बस इतना अंतर होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड की जगह पर सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और दोस्तों वहां पर जो पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। तो यहाँ पर उन पांचों में से केवल पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड या कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज या कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जैसा कि हमने रेजोनेंस में देखा था कि वहां पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहते थे तो वही डीलोकलाइज होते थे। दोस्तों लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वही डीलोकलाइज होते हैं। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन हो गई है डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। दोस्तों इसका मतलब है कि ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर या तो पाई बॉन्ड हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इस तरह का सिस्टम में जब सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है तो उसी को हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। दोस्तों इस इफेक्ट के बारे में सबसे पहले नाथन और बेकर नाम के दो साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इस इफेक्ट को नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा इस इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन हो गई है। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या कंडीशन होती है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर पॉसिबल होता है। तो आइए इसकी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को देख सकते हैं। दोस्तों इसकी पहली कंडीशन होती है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दोस्तों जिस भी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होना रहता है तो वहां पर उस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ पर मतलब है दोस्तों जब किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों इसको हम अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों ये तो इसकी पहली कंडीशन होती है। दोस्तों इसकी दूसरी कंडीशन होती है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ आइदर एल्कीन कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। दोस्तों जिस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो उस कंपाउंड में कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। दोस्तों वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एल्कीन का हो सकता है या कार्बोकेटायन का हो सकता है या फ्री रेडिकल का हो सकता है। दोस्तों जहां पर भी ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। दोस्तों अब आइए हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है तो आइए इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोपीन का एग्जांपल लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ही कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा और यहाँ पर इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होगा तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन होती है कि जब सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर या तो पाई बॉन्ड हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम जो सिग्मा बॉन्ड लेते हैं तो वो CS सिग्मा बॉन्ड ही लेते हैं और यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन रहता है तो वो दोनों अल्फा रहता है, मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बन रहेगा और अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इस अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन के बीच में
तीन CH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड ले लें तो यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड के बाद एक और सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये वाला सिग्मा बॉन्ड, और इस सिग्मा बॉन्ड के बाद एक पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड का कंजुगेशन पाया जा रहा है। तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड रहता है तो वो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, जिससे यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों चूंकि यहाँ पर इस अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसलिए इस अल्फा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोस्तों अब इसके बाद जब इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है तो ये 5 बॉन्ड बनाने लगता है। दोस्तों कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता है, इसलिए यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड रहता है तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाता है, मतलब इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो इस कार्बन की तरफ चले आते हैं, जिससे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रोपीन का पहला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो गया है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो H+ है तो ये H+ यहीं पर रहता है, ये कहीं दूर नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए ये H+ यहीं पर रहता है, ये कहीं नहीं जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये जो H+ है तो वो यहीं पर रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर यहीं पर इस सिग्मा बॉन्ड की जगह पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो उसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। उस कंडीशन में यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता और यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोपीन का दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों अगर यहीं पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो उस कंडीशन में इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो इस तरह से यहाँ पर आप उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है, जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है, और जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो तो वहां पर जब उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ पर इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो आइए हाइपर कॉन्जुगेशन के एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों जहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा तो वहाँ पर उसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वहाँ पर उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो वहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। अगर वहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे तो वहां पर वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। दोस्तों अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या यूज होता है। तो आइए इसके यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करके हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके साथ ही हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके साथ ही हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों हम हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करके इनको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले हम एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे, तो आइए एल्कीन के स्टेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अभी प्रोपीन के एग्जांपल में देखा था कि वहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होते थे, इसलिए यहाँ पर इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते थे, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहीं पर इस मिथाइल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन को जोड़ दें तो यहाँ पर ये जो प्रोपीन है वो एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एसिटिलीन में दोनों ही कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है,
और यहाँ पर इन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, और यहाँ पर एसिटिलीन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो दोस्तों यही रीजन होता है कि प्रोपीन एसिटिलीन से ज्यादा स्टेबल होता है। दोस्तों ये तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे, तो आइए इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और इससे कम मिथाइल कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। दोस्तों ये जो ऑर्डर होता है, तो इस ऑर्डर को हम हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले हमने मिथाइल कार्बोकेटायन लिया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्बन है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ पर इस कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों अगर हम यहीं पर मिथाइल कार्बोकेटायन की जगह पर इथाइल कार्बोकेटायन ले लें, मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इथाइल कार्बोकेटायन होता है। दोस्तों यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो अब इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, जिससे यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर आ जाता है। तो इसके पहले हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड की जगह पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते तो हमें ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता, और अगर यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होता तो हमें ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। दोस्तों ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन के बारे में हो गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन में ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, और यहाँ पर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन होते हैं, और जब यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन होते हैं तो यहाँ पर उन दोनों कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं तो उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो जब ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होता है तो यहाँ पर हमें उसका एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसी अल्फा हाइड्रोजन की तरह से बाकी के 5 अल्फा हाइड्रोजन के साथ भी होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके 5 और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन में 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन में ये जो कार्बन है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ पर इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन होते हैं, और यहाँ पर तीनों अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होता है तो यहाँ पर आप उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से इसके 8 और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है कि उसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं।
और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन में 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है कि उसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। और अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो उसमें केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है कि उसके केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। और अगर हम मेथाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से ये तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे कम मिथाइल। दोस्तों फ्री रेडिकल की इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले हमने मिथाइल फ्री रेडिकल लिया है। यहाँ पर इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर इस कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होता है, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों अगर हम यहीं पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल की बात करें तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल में इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अल्फा कार्बन हो गया है और यहाँ पर इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप जो ये सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं तो इस सिग्मा बॉन्ड को बनाने में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों जब यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है तो उस कंडीशन में ये अल्फा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और ये अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों अब उसके बाद इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक पाई बॉन्ड को बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसके पहले हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों अगर यहीं पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होता तो हमें ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता। अगर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते तो हमें ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे। अगर हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर मेथाइल ग्रुप को जोड़ दे तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्बन है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए इन दोनों कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा और यहाँ पर इन दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं। दोस्तों अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है तो जब इस सिग्मा बॉन्ड में होमोलिटिक फिजन होता है तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक पाई बॉन्ड को बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसके पहले हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है तो उनके साथ ऐसा ही होता है। इसी तरह से यहाँ पर 5 और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर मेथाइल ग्रुप को ले लें तो हमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल में इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए इन तीनों कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा और यहाँ पर एक अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसके एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिला है तो ये इस सिग्मा बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से मिला है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर बाकी के CS सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का जब डीलोकलाइजेशन होता है तो हमें यहाँ पर 8 और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल में 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल में 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल में केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसके केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। और यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है।
तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलने की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो गया है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर पॉसिबल होता है, और उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन के बारे में देखा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।